हाय, दिस इज श्रद्धा चौधरी नमस्कार, मैं हूं प्रणव वत्स और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। हाँ जी, फिल्म ज्ञान। Hi, I'm Filmi Gyan and with me is the lead cast of the album Dhua Dhua, Tridha Chaudhary ji and Pranav sir. Tridha Chaudhary doesn't need an introduction. आश्रम के बेशुमार कामयाबी के बाद हर कोई जानता है इनका जो बोल्ड अवतार था वो हमेशा याद किया जाएगा। प्रणव सर के बारे में मैं बता दूं कि प्रणव सर एक्चुअली गीतकार हैं और गीतकार का जो सफ़र था उनका काफ़ी सफल रहा। अब अभिनेता का सफ़र शुरू होने वाला है। फर्स्टली व्हाट मेड यू टू बिकम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? क्या इंस्पायरिंग था ऐसा चीज़ जो आपको मतलब अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया था? एक कैसे फिल्म या ऐसा कोई अभिनेत्री या अभिनेता नो? सबसे पहले तो बोलूँ थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो हमारी लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो निकली एक साथ, जिसमें प्रणव और मैं दोनों हमने डांस किया, खूब एंजॉय किया, इट्स कॉल्ड धुआं धुआं। वो आई होप आप सबको अच्छा लगा क्योंकि हमने काफ़ी एंजॉय किया और दिल से बनाया। प्रणव सर, काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं और आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है म्यूज़िक वीडियो मार्केट में, तो कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं इस वीडियो को? जी यकीन मानिए, पहले मिलियन तक तो बड़ी खुशी हो रही थी और इंसान अंदर का लालची होता है। अब ना मिलियन में ही देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार ये हर दिन 1 मिलियन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग ही बढ़ाएंगे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, बढ़ते रहेगा। आश्रम काफ़ी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। आपको एक नया मतलब मुकाम दिया, एक ज़िंदगी बदल गई आपकी। जब ये ऑफर आया था आपको तो कोई एप्रीहेंशन था इस प्रोजेक्ट को लेकर या जो रोल आपको मिल रहा था? व्हाट वाज द माइंडसेट व्हेन पर्टिकुलरली दिस रोल वाज ऑफर्ड टू यू? बेसिकली आपने मुझे इससे पहले पूछा था कि हु इज़ माई इंस्पिरेशन। माधुरी दीक्षित मैम इज़ माई इंस्पिरेशन टू बी एन एक्ट्रेस। शी इज़ अ क्लासिकल डांसर, आई एम ऑल्सो क्लासिकल डांसर। सो डांसिंग से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है टू बी एन एक्टर। और रही बात आश्रम में बबीता का किरदार, तो वहीं से सर ने मुझे जब ऑफ़र किया था, एप्रीहेंशन तो वैसा नहीं, आई हैड टू प्ले समबडी जो मुझसे उम्र में और एक्सपीरियंस मैच्योरिटी सब लेवल पे काफ़ी अलग है। बट बीइंग एन एक्टर हमें तो वो करना ही होता है, वी हैव टू प्ले पार्ट्स व्हिच आर डिफरेंट। सो होमवर्क करना पड़ा था। आई हैड टू वर्क ऑन बीइंग अ लिटिल मोर काम, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत चुलबुली हूँ। तो मेरे जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक आप सब ने देखे हैं, दर्शकों ने, वो शायद काफ़ी सीरियस जैसे है, बट मैं एक्चुअली काफ़ी ऑपोजिट हूँ। When the OTT प्लेटफॉर्म में जब स्टार्ट हुआ था प्लेटफॉर्म का, वेब सीरीज़ की बात होती थी, तो शुरुआत में एक नेगेटिव इम्पैक्ट था सोसाइटी में कि वेब सीरीज काइंड ऑफ थिंग प्रोवाइडिंग वल्गर कंटेंट और कंटेंट विच इज़ नॉट वर्दी। तो आर्टिस्ट के तौर पे आपको ऐसा नहीं लगा कि जब मैं इस रोल को प्ले करूँगी तो आगे चल के मुझे शायद वो इमेज, जो बड़ा इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ, जो सफलता हासिल करना चाहती हूँ, वो ना मिले? आई डोंट थिंक लोग अक्सर एक जो क्रिएटिव स्पेस होता है एक एक्टर या एक डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सब्जेक्ट को ठीक से दिखाए। वल्गैरिटी डजंट रियली कम इन प्ले। वो एक, आप जो किरदार देखेंगे बबीता का है, आप एक्चुअली लॉट ऑफ एम्पैथी गोज टू हर कि जैसे शी हैज़ बीन रॉन्ग्ड एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक हम कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाँ, ये बात तो सही है कि काफ़ी लोग ने शायद प्लेटफॉर्म को उसका गलत फ़ायदा उठाया। Maybe they pushed something different, but OTT is one of the best things that's happened in the entire, I think, film industry. क्योंकि अब सब कुछ it's become a medium जहाँ पे creatively you can unite. प्रणव सर, आप अपना सफ़र बताइए। जब शुरुआत किया था आपने, फिल्म इंडस्ट्री का जब हिस्सा कोई बनता है, खासकर बिहार जैसे शहर मतलब स्टेट से, बिहार में ज़्यादातर घर में आपको IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एक एजुकेशन एकेडमिक माहौल होता है। जब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री में इनसेक्योर माना जाता है, तो कैसा माहौल था घर में कि आपको कितना तो फ्रीडम मिला कि आप आए यहाँ पे अपना कैरियर को परस्यू करें? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फैमिली कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया इस मामले में कि मुझे उनको समझाना पड़ा। उनको पता था कि इसको किधर जाएंगे और मैंने अपने करियर की शुरुआत ना एज एन एक्टर ही करी थी बहुत साल पहले। तो मैं अनुपम खेर जी का स्टूडेंट रहा हूँ एक्टर पेपर से। दीपिका पादुकोणे, शिराज, निहार सब मेरे बैचमेट रहे। उसके बाद मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ कादर खान साहब का, उनके प्ले का सानिध्य प्राप्त हुआ। वहाँ एक अच्छा वक्त बीता। तो एक जो बेसिक वर्कशॉप हो सकता है बहुत साल पहले कर लिया था, बट अल्टीमेटली यहाँ सर्वाइव करना था। जो एक चीज़ मेरे ब्लड में थी, लिखना। मेरे दादाजी बहुत बड़े पोएट थे, उनकी किताबें चलती है बिहार में, तो वो एक चीज़ में लेके आया था मेरे अंदर और वो वाली बात चल गई मेरी। फिर मेरी ज़िंदगी में आए गणेश आचार्य और उन्होंने मुझे अपनी बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा मुझे बना दिया, मेरे पे भरोसा करके। और रातों रात
मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ। रातों रात एक गाना हिट हो गया, डीजे मेरा गाना बजा दो, फिर बिरजू, ये सारे गाने मेरे ऊपर चढ़े इसलिए नहीं क्योंकि समझ में नहीं आता था कि सक्सेस जैसी चीज़ होती क्या है। बट मज़ा लिया मैंने और अब ये एक पारी है, अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करने आया था। तो यहाँ तो अभी शुरुआत है। बहुत ही काबिल एक्टर हैं त्रिधा, ये मतलब ये मक्खन मारने वाली बात बिल्कुल नहीं कह रहा। सेट पे भी जब ये डांस कर रही थी तो मेरे लिए तो डांस भूत जैसा है। तो जो हमारे कोरियोग्राफर थे देव, तो ना उन्होंने मेरे को पहले कुछ नहीं बताया था कि ऐसा करने का। रिहर्सल में सीधा कर रहे हैं, ये आप कर रहे हो। मैं ओ भाई मैंने कभी डांस वांस नहीं किया, हाँ इसलिए तो ये आप कर रहे हो। तो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मैडम आई और इन्होंने, उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस जीरो ही था पूरा, और वो दिखता भी होगा थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा कम कर दो। बट आई थिंक ये सॉन्ग है एंजॉय करना, इट्स नॉट अबाउट डांस स्टेप्स। ऐसा नहीं कि रट के हमें डांस करना हाँ, है, ऐसे ही समझाया लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। मुझे कोरियोग्राफर ने ऐसे ही समझाया था, राइट, ऐसे ही समझाया। चलो मैजिक दिख गया। टुडेज टाइम सोशल मीडिया जो रिवॉल्यूशन है, ट्रोलर्स जो एक कल्चर है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, वो बताइए जो धुआं टर्म है आपका, एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर, रिलीजियस थ्योरी से जुड़ा हुआ, मतलब जो हम लोग करते हैं धुआं को, तो उस पे जो अपोजिशन मिल रहा है आपको कई जगहों से, उसके बारे में बताइए। इससे पहले भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो कि कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, म्यूजिक प्रोजेक्ट लाते हैं या फिल्म प्रोजेक्ट लाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कंट्रोवर्शियल, शायद उनको ज़्यादा फेम मिले इसलिए, वो कितना गलत मानते हैं उस चीज़ को आप? हाल ही में बादशाह ने जो प्रोजेक्ट लाया था म्यूजिक प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया, बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए उसको फेमस करने के लिए किसी को हर्ट करना, वो कितना गलत मानते हैं? फर्स्ट फ्रॉम त्रिधा देन। ओके, आई मीन आई स्टिल फील इसमें कुछ रिलीजियस एंगल है नहीं। सो आई डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता किसी को इसको लेकर ज़्यादा कुछ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि धुआं तो पोल्यूशन भी हो सकता है धुआं कुछ भी हो सकता है। धुआं ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस एंगल से कुछ किसी ने भी लिखा हो या उसको शोकेस किया। धुआं तो चिलम भी हो सकता है। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। जैसे स्मोक एंड मिरर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इल्यूजन जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है धुआं। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी ने भी इसको किसी का सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए बनाया है, बस एक गाना है, आप एंजॉय कीजिए। Something about how you started out in the glamour industry, which was the first project and modeling assignments, or doing theatre, and who was the person who really you are grateful to that who guided you to be part of this industry, and ऐसा कोई इंसान है जिसको बारे में? बिल्कुल, अगर आप श्रीजीत मुखर्जी का नाम जानते होंगे, उन्होंने लास्ट में नेटफ्लिक्स पे रे बनाया था। सो मेरी जो फर्स्ट फिल्म है प्रोशनजीत चैटर्जी के साथ, वो ही इज़ अ सुपरस्टार बंगाल। तो एक बच्चों का नॉवल था ईश्वर रहस्य बोल के, मतलब मिस्टर रहस्य इन हिंदी। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो वेंकटेश फिल्म्स के साथ है, जो कि बहुत ही बड़े कैनवस में। सो इतनी बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनना, वहाँ पे लॉन्च पैड, दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि पता है तू जैसी है, तू थोड़ी सी सिर्फ बंगाल में मत रहे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर, तू जा बॉम्बे। तो उन्होंने मुझे वो हौसला दिया था कि गो टू बॉम्बे, फिगर आउट थिंग्स एंड अच्छा आप बताइए, यहाँ पे जब आप आए मैंने एज एन एक्टर बनने के लिए, या जो कैरियर शुरुआत की, तो आपका जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, और कोई ऐसा नाम जिसके ये कहेंगे कि हम ग्रेटफुल होंगे उन्होंने मुझे स्टैब्लिश किया? देखिए ना गणेश हजर, जिस वक्त किसी को मेरे पे भरोसा नहीं था, उनको भरोसा था, और हर तरह से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। स्टोरी बन जाएगी इस बात को लेके, लेकिन एक लाइन में कहूँगा कि मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं बहुत सम्भ्रांत परिवार से आता, सब कुछ था, लेकिन एक जिद साथ में लेके आया था लौटने का नहीं। वो जिद ना अगर आपने बना रखा है तो आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सब कुछ मैंने झेला है। पर एक आदमी गणेश आचार्य हर बार मेरे आगे ऐसे खड़े हुए हैं, वो हर बार मुझे संभाला। मेरा काम अच्छा हुआ तो कहा और अच्छा होगा, काम खराब हुआ तो कहा वेट कर, अच्छा आएगा। जितनों को मैं जानता हूँ या जो लोग भी मुझे यहाँ जानते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ जब आश्रम को इतना ज़्यादा फेम मिल गया, इतना सक्सेस मिल गया उसका, तो ऑफर्स के लाइन लग गए होंगे आपको, तो वो कितना आसान या मुश्किल हुआ कि, और जो इमेज है आपका है, क्या पर्टिकुलरली उसी इमेज के लिए आपको ऑफर आ रहे थे कि बताइए किस तरह का ऑफर आया उसके बाद आपको? एक्चुअली मुझे हाँ इसी का एक डर था कि बबीता का किरदार निभाने के बाद लोग मुझे लाइक टाइपकास्ट तो नहीं कर देंगे कि वैसे ही कुछ भाभी का रोल या कुछ, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक लोगों को ये पता चला कि मैं वैरायटी दिखा सकती हूँ इन एक्टिंग,
बल्कि मेरे 3 फिल्म्स रिलीज़ होने को इस साल, और सब अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ है। एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक में मैं कॉप बनी हूँ, एक में मैं लाइक आई एम समबडीज वाइफ, बट बहुत ही अच्छे तरह से इट्स अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी वो मौका मिले। सो काफ़ी सारे ऑफर्स मुझे आए आश्रम के बाद, अपॉर्चुनिटीज़ टू बी ब्रांड एम्बेसडर्स, न्यू लाइक यू नो ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा लगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और ये भी जानना चाहूँगा कि रियलिटी शो का ज़माना है, इतने सारे रियलिटी शो हैं और लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, और जिस तरह किरदार आपने निभाया, आपके पास तो शायद आया भी होगा ऑफर, तो रियलिटी शो कॉन्सेप्ट से कितना ज़्यादा आप अब मतलब ये है कि आप करना चाहती नहीं करना चाहती, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई थिंक आई फील बेटर वेयर मैं कुछ और दिखा सकती हूँ मेरे ऑडियंस को। आई फील इफ़ भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसी को दिखाऊँ लोगों को। सो आई डोंट थिंक रियलिटी को मैंने कभी वैसे मना किया है, बट अगर डांस से कुछ रिलेटेड हो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। प्रेरणा, आपसे जानना चाहूँगा कि कलाकार के तौर पे जब कोई स्ट्रगल करने आता है तो सबसे खास चीज़ क्या होता है जो उसको जानना चाहिए? मुंबई का जो सर्किट है, फिल्म सर्किट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखा इतने सालों में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कामयाबी पाने के लिए? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हर किसी की अपनी एक जर्नी, अपनी स्टोरी होती है। मुझे लगता है जितना वक्त मैंने जिया है, बस एक ही बात ने मुझे यहाँ रखा है, मेरा जिद, और सारी बातें झूठी हैं। आपके अंदर मुझे लगता है जिद होना चाहिए, और ये पकड़ के आप रखो तो फिर सब कुछ आपका है। इससे पहले तेजस्वी के साथ आपने किया था एक म्यूज़िक वीडियो, वो बताइए वो कैसा अनुभव था? तेजस्वी को बिग बॉस के बाद इतना फेम अटेन हुआ है, तो कितनी खुशी मिलती है कि कोई को-स्टार जो साथ में काम किया पहले उसको इतना ज़्यादा? मैं अपने आप को इस मामले में खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे को आर्टिस्ट हमेशा वही रहे हैं जिनके चेहरे को लोगों ने जाना है, जिनके किरदार को लोगों ने पहचाना है। तो मुझे ऑन सेट एक ट्रेनिंग हमेशा मिलती रही है। सीरियसली मुझे ऑन सेट वो मुझे फ़ायदा मिला है, इनसे भी वो फ़ायदा मुझे मिला। कई बार समझो ना, इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया वो आपको सेट पे भी चैलेंज देता है, यार क्या कर रही है यार, तो आपके ऊपर है, या तो आप डर सकते हो या उससे उसको थोड़ा बहुत मैच कर सकते हो। तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा ही होता है, और मैं खुशनसीब मानता हूँ मेरे सारे प्रोड्यूसर्स जो भी है, मैं नाम भी लूँगा, जो मेरे पिछले प्रोड्यूसर थे, अंशु श्रीवास्तव, इस बार वृंदा भंडारी, विनोद पालीवाल, अनवर शेख, इन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। मेरा डायरेक्टर देव, मेरा डायरेक्टर ऋषि, ये वो लोग थे जिन्हें लगता था ये कर सकता है। तो मैं थैंक्सफुल हूँ, मतलब थैंक यू मेरे गुरु को, मेरा शुक्रिया, मेरे भगवान को मेरा शुक्रिया। जो मेल आर्टिस्ट होते हैं या फीमेल आर्टिस्ट का काम बराबर ही करते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एफर्ट कोई खुद करता है। पे डिस्पैरिटी की बात हो रही है, मतलब प्रियंका चोपड़ा ने बोला काफ़ी, अभी रकुल प्रीत ने इस बात को बोला, आपका क्या रवैया इस बारे में कि मेल आर्टिस्ट को तो बहुत ज़्यादा पे मिल रहा है और फीमेल आर्टिस्ट को बहुत कम मिल रहा है, तो ये डिफरेंस कम होना चाहिए? देखिए, इक्वल पे का तो आई थिंक वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट सच्ची में अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मेरा जो फर्स्ट शो था, जो अभी आप हॉटस्टार पे देख सकते, दहलीज, you'll be surprised, I was paid more than the male actor. So if I look at it that way, मुझे नहीं लगता कि it's about आप जैसे जो fee I got like some 5 years ago और अभी जो मैं ले रही हूँ उसमें भी एक अंतर है ना। So धीरे धीरे I personally feel सबकी एक अपनी जर्नी होनी चाहिए। आपको अपने previous years से you should compare your pay. And as far as equality is concerned, I don't know if there'll be too much of a change there. और जो स्क्रिप्ट होता है, जो राइटर लिखता है स्क्रिप्ट में कोई प्रोजेक्ट का, तो वो हमेशा मेल आर्टिस्ट को ध्यान में लेकर लिखता है। अभी चीज़ें बदल रही है। नो, दिस आई डिसएग्री, क्योंकि अभी तो आई थिंक फीमेल प्रोटैगनिस्ट। कितनी सी बात है कि फीमेल सेंट्रिक सब्जेक्ट्स खुद ही फिल्म बन रहे हैं, उसके बारे में क्या आपका टेक है? पहले भी बनते थे, अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। अभी जैसे द होल पॉइंट ऑफ सिनेमा इज़ टू क्रिएट फेयरलेसली। अभी OTT ने क्या किया है, सबको अभी फिल्टर और सेंसरशिप का थोड़ा सा, आई मीन वी डोंट हैव टू मच टू कंट्रोल, जो फीचर फिल्म्स में होते थे पहले। और आई जस्ट फील कंटेंट इज मच मोर फ्रीली फ्लोइंग ना। सो एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है वो कैसे देखेंगे इसको। एंड वन मोर थिंग अबाउट बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट, एजिज्म इशू होता है। अभी देखिए जितने भी सुपरस्टार हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, और नियर अबाउट 60, लेकिन आपको लगता है कि एक फीमेल आर्टिस्ट का एक लॉन्ग करियर हो सकता है अगर? अभी है तो इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो सिर्फ हीरो हीरोइन वाला वो कॉन्सेप्ट, वो ज़माना गया। अभी आप एक 40-50 साल की औरत को भी देखेंगे, शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट, शी इज़ द शो रनर, और वही स्टोरी को आके लेके जा रही है।
तो मेरे ख्याल से जो स्क्रीन एज सबका बढ़ चुका है, अभी वो शेल्फ लाइफ वाला थिंग वो नहीं है, वो ख़त्म है कि अच्छा एक लड़की जब तक 30 की लगती है या 30 की है तभी तक उसका करियर है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री एंड यू कैन सी ऑल द एक्ट्रेसेस जो अभी है सब कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑल द स्टोरीज आर अबाउट दैम। गीतकार हैं आप, लिरिक्स राइटर हैं। आज का जो दौर है, जो गाने लिखे जाते हैं, जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कितना आप ज़्यादा मानते हैं कि कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल होता है लिरिक्स फिल्मों में? जहाँ हम म्यूज़िक वीडियो की बात कर लें क्योंकि डेप्थ होता ही नहीं है। अगर 90s की बात करें, आज भी आपको 80s या 90s या 60s या 70s के गाने सुनते हैं तो आपको सुनने का मन करता है। तो ये जो बताइए, ये चीज़ है, वो सुधार लाने की जरूरत है या नहीं? मैं थोड़ा इसमें अलग अपना मेरा मत है। आप जो सुनते हैं वो हम लोग बनाते हैं। आप हमसे बेहतर डिमांड कीजिए, हम बेहतर लिखेंगे। आप जो भी सुन रहे हैं वही हिट हो रहा है, ये सवाल ही गलत है। सॉरी, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि आजकल के गाने वही तो चल रहे हैं और मैं बिल्कुल उस गली का नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं कुछ अलग लिखता हूँ। मैं वही लिखता हूँ जो बाज़ार में चल रहा है। लेकिन आजकल के गानों को तो वर्ड्स भी समझना बहुत मुश्किल होता है कि गाने लिखा क्या है राइटर ने, मतलब वो वर्ड्स को पकड़ना ही मुश्किल होता है। सिर्फ एक बीट होता है, बस वही सुनने को मिलता है। बीते कुछ वक्त में मैंने कुछ ऐसे गाने लिखे, मेरी लास्ट फिल्म गई है देहाती डिस्को, उसके कुछ गाने मुझे बड़ा भरोसा था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मैं चला गया था, क्या लिख दिया मैंने, वाह। मैं नहीं सुना, शायद और 10 लोगों ने सुना होगा, उसका ये हश्र रहा, तो कुछ वाव निकल के नहीं आया। और हल्की चीज़ें मैंने जो अभी बाजार में चल रहा है लिखी, वो चल गया। तो मुझे लगता है वक्त के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है, आप तभी ऑडियंस भी तो बदल रही है। Exactly. किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि मास को लगना चाहिए। बट मैं आपके साथ आई एग्री। जैसे मैं जब क्लास 2-3 में थी तो कल हो ना हो, आपका कोई मिले, वो जो एक एरा था म्यूजिक, आई एग्री, उसमें लिरिक्स या फिर जो बेसिक रोमांटिसाइजिंग भी, अगर हाँ वो शायद आजकल के गाने में मुझे भी लगता है थोड़ा मिसिंग है, इसीलिए बट आई थिंक इट्स कमिंग बैक। देयर इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ। आप एक काम करो, मेरे साथ 2-3 गाने और करो, मुझे सही इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं और बेहतर कर पाऊंगा। जैसे आई थिंक आई मिस दैट एरा ऑफ रीमिक्सेस आल्सो, जहाँ पे कांटा लगा या जो भी यू रिमेंबर, दैट वाज एंजॉयबल। जावेद अख्तर साहब मतलब इतने बड़े लिरिक्स राइटर हैं, उनसे कितना इंस्पायर हैं। और हाल ही में रॉयल्टी इशू को लेकर कोर्ट का आया है ऑर्डर कि सबको समान रॉयल्टी मिलनी चाहिए, म्यूजिशियन हो या इवन लिरिक्स राइटर या सिंगर्स को, कितना ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू ये सवाल करने के लिए। थैंक यू जावेद अख्तर साहब, आपने बहुतों का घर बचा के रखा है, उसमें से एक मैं हूँ। आप समझ नहीं सकते हो, ये IPRS ने हम लोगों को बचा के रखा है। मेरे किए गए सारे काम अब मुझे वो पे बैक दे रहा है, हर तरह से मुझे सेट कर रहा है। तो और लेखनी में एक बात बता रहा हूँ, नोबडी कैन मैच जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, नोबडी। शायद मेरा ये जन्म भी कम पड़ जाए, मैं उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाऊँगा, उनकी लेखनी के आसपास। और जो काम वो कर रहे हैं ख़ास तौर पे लिरिसिस्ट के लिए, सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, कमाल। त्रिधा बहन, देयर इज टॉक ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, दो चीज़ बहुत कॉमन है, पिछले कुछ सालों में बहुत सुनने को मिलता है। एक तो नेपोटिज्म और दूसरा मीटू कैंपेन जब से आया है तब से बहुत ही नेगेटिव माहौल हुआ है। तो वो बताइए, आपको ये चीज़ सफ़र करना पड़ा कभी नेपोटिज्म इशू की? हाँ, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाई शुड आई गेट कास्ट टू इन दिस प्रोजेक्ट एज सच? या फैमिली बैकग्राउंड से जो लोग जुड़े रहते हैं, फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड से, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है? डू यू बिलीव इन दैट थिंग? आई विल से वक्त के हिसाब से आई वाज क्वाइट लकी। देखा जाए तो अभी मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, they're all filming their own ways, but हाँ, I had to struggle with patience, being patient, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, ऑफर आपको किया जाता है, इट्स अप टू यू आप लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना, चाहे वो एक फिल्म का ऑफर हो या कुछ भी। बट आई एम लकी बिकॉज मैं जिस एज ग्रुप में बिलोंग करती हूँ, तब आई थिंक एक काफ़ी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट बन चुका है वर्क कल्चर, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैव कम, इंटरनेशनल एजेंसीज हैव कम। तो देखा जाए तो सबको अभी काम की पड़ी है, काम से लेन देन। तो मुझे आई फील मच मोर सिक्योर्ड एज एन एक्टर ऑफ माई एज, कि मेरे जैसे बाकी भी जो लड़कियां हैं, दे फील बेटर एंड सेफर टू वर्क इन इंडस्ट्री, एंड एनकरेज एवरीवन दैट पेशेंस रखो बस। और ये भी जब 2019-18 में जब मीटू कैंपेन शुरुआत हुई थी तो एक क्रैश हो गया था पूरे बॉलीवुड, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम आ रहा था सामने। तो वो एक चीज़ और बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट था बॉलीवुड का, एक बहुत ही। तो आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्री के, किसी लोगों ने ऐसा कोई आपको बैड फीलिंग है, फील समथिंग बैड अबाउट द इंडस्ट्री एज सच? आई थिंक ऑफन असॉल्ट आपका फिजिकली नहीं होता है, मेंटली होता है। वो आपको बहुत
डिस्करेज कर देता है. लाइक अक्सर क्या होता है, इंसान आपके आप तक नहीं पहुंच पाता है, बट यहाँ से अगर आपको तोड़ देता है ना, सो हाँ, वो मेरे साथ हुआ है. तो मतलब when you get this kind of experience, or bad experience बोलिए, वो worst experience बोलिए अगर कहा जाए, तो उसके बाद करेज टूटता है कि why should I be part of this industry, why should I? करेज टूटता है, पर आपको वो दोबारा यू हैव टू बिल्ड इट. मेरे लिए मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ यहाँ पे है. जैसे आपके साथ आपकी फैमिली है एज अ सपोर्ट सिस्टम. मेरे लिए भी मेरी मॉम मेरे साथ बॉम्बे में रहती है. शी इज़ ऑलवेज अराउंड मी. तो क्या है, अगर कुछ मैं सोचती हूँ, मैं उनसे बात कर पाती हूँ, शेयर कर पाती हूँ. तो अगर वो फ्रीडम और वो सपोर्ट सिस्टम है, तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. Talking about profile as an actress, विवेक ओबराय सर के साथ काम किया आपने, तो how was it being part of the project? मुझे बात बहुत ठंडी थी जहाँ पे शूट किया था. बट माही संधू इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. He's done Jugnu, he's done all the big direction of like music videos. You have to take him for your next music video. जरूर. Mahi Sindhu, right One there. more thing, I mean, you have done Yeah. Bhojpuri as well. तो ये जो भोजपुरी Yeah. इंडस्ट्री जो है, you know, particularly. But how are you calling it Bhojpuri? Just because there was an actor. It was Salim Sariwan's. But I'm talking about you have been part of Bhojpuri industry as well. You have done a song with Pawan Singh, na? Yeah, but that was a Hindi song. हाँ, that was Hindi song, but It was a Hindi you know, song. when it comes to Bhojpuri. Caesar did the choreography. हाँ, Yeah. तो क्या apprehension होता है? They will work in Telugu industry, they will work in other industries, but when it comes to working with a Bhojpuri star, Right. Bhojpuri, आपको था apprehension कि मुझे काम करना पड़ रहा है. That's why मेरा रिएक्शन ऐसा था कि I don't remember कि it was a part of Bhojpuri anything. Of course, आजकल मीडिया मिलजुल के सब काम कर रहे हैं. साउथ से एक्टर्स, नॉर्थ से एक्टर्स, ईस्ट से एक्टर्स. So I don't see anything wrong in that. मैं एक चीज़ इसमें बोलना Yeah. चाहूँगा. लगभग 2 करोड़ से ऊपर लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं. Right. 2 करोड़. तो मैंने वो गाना आपका देखा हाँ. होगा. That was a very nice song. मैं फिर से तारीफ करना चाहूँगा. Yeah. आप उसमें भी कमाल लगे हो और आपको अजीब लगेगा कि ये बात हमारे लिए रेफरेंस वही गाना था. आप मानोगे नहीं, हमारे लिए रेफरेंस था. नहीं, गाना आप तो सोचो, सही था. आप सोचो कौन कहाँ क्या देख रहा है. और 2 करोड़ लोग, एक बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा. उनके लिए एक बार उधर झांकना बनता है. Yeah. तो अच्छा गया. So as an actor, I think मैं उतना limitations तो खुद पे नहीं लगा सकती. मुझे अगर कोई गाना अच्छा लगा या कुछ सेटिंग या मुझे ठीक से अगर प्रेजेंट किया जाए, so why will I say no to it? And as a book lover, मतलब पढ़ाई करना, बिल्कुल. किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो which is the latest book you have read? I mean, अभी मैं पढ़ रही हूँ The Celestine Prophecy, जो कि बोलते हैं कि जैसे I'm a lot into wellness और मैं बहुत लोगों को प्रमोट करती हूँ कि यहाँ से सब ठीक है तो सब ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है. Celestine Prophecy उसी के बारे में है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी ब्राज़ील में किसी को, जहाँ पे बताते कि अभी ज़िंदगी में लोग इतने स्पिरिचुअल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो बहुत इनवर्ड अपने अंदर झांकने लगे हैं सब चीज़ को लेके, भावुक होने लगे. कोविड के बाद यही हुआ है. सो ये किताब उसी के ऊपर है. lastly, अब over the upcoming projects क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर, क्या करने वाले हैं आप बताइए पहले. अभी इसी महीने जी के साथ ही 2 गाना और है मेरा शेड्यूल्ड है रिलीज. और उसके बाद नेक्स्ट मंथ का भी. अभी यहाँ वही होता है, आप जो कर रहे होते हो और जो चीज़ें चल जाती है, इन्होंने अपने बात में मेंशन भी किया था, आपको वही चीज़ें ज़्यादा आती है. और मेरे साथ अभी हो रही है. ठीक है, मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए अच्छा है एक तरह से. इसके अलावा फिल्मों पे काम कर रहा हूँ. एक बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ. मैं ऑथराइज नहीं हूँ ये बात कहने के लिए कि वो फिल्म कौन सी है और वो स्टार कास्ट कौन से हैं, मगर मेरे करियर की मैं सबसे बड़ी फिल्म कर रहा हूँ एज अ लिरिसिस्ट इस वक्त. तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के एंड तक बाहर आएगा. नेक्स्ट टाइम फिर त्रिधा जी के साथ कब काम करने वाले, को प्रोजेक्ट फिल्म प्रोजेक्ट से क्या करने वाले एक बार आप फिर से नेक्स्ट टाइम, मतलब ये तो मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, ये सवाल इन तक पहुँचे. Okay. तो जवाब ये दें. मैं चाहता हूँ जवाब ये दें. नहीं वो तो आप तय करेंगे कि यू नो कल करते हैं. नहीं, बिल्कुल करेंगे. अच्छा लगा एक दूसरे के साथ काम करके. आई होप सबको गाना अच्छा लगे. वो स्टेप भी एक बार दिखा दे. And what's about you and working on your project right now? Looking for ये साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी मैंने की है लास्ट 2 साल, वो अभी देखने को मिलेगा ऑडियंस को. रिलीज इज हैपनिंग दिस ईयर. डबिंग्स चल रही है, एडिट चालू है. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर. So thanks for the wonderful interview and being part of this show and coming to Filmy Gyan office. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.